Assalamu alaikum students. Now, basically, this is the part 2 of my previous lecture. That is we have to find out the empirical formula, which is called Balmer-Rydberg formula. ठीक है, अब इसमें ये है कि we initially attempt was made to find an empirical formula that could fit the experimental data. ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए कोशिशें की गई और उसको जाके वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से फिट कर जाए. अब इसमें ये है कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिवील दैट इट हैज सेवरल रेगुलरिटीज. ठीक है, अब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल द स्पेसिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ अगर हम जाएंगे तो स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है और हम ये कह देते हैं कि वी हैव सीरीज लिमिट. इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब है. बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो किसने डिराइव किया था? जे बॉमर ने. ठीक है, लेकिन जो जे बॉमर है उसने डिराइव किया था, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? Balmer-Rydberg formula. An empirical formula for the wavelength of spectral lines of atomic hydrogen spectrum was developed in 1885 by J. Balmer in the form that is this form, that lambda is equal to 364.6 and n square over n square minus 4. n is equal to 345. ठीक है, यहाँ पे जो है उसने कहा कि n जो है that is equal to 345. ठीक है, अब इसमें ये है कि जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर्स में आती है आपके पास कैलकुलेशंस में. अच्छा, अब इसमें ये कि 1990 में जे रिडबर्ग, एक जे बॉमर है, फिर उसने रिडबर्ग ने इसको मॉडिफाई किया बॉमर्स फार्मूला को और उसने इसको इस फॉर्म में लिखा. ठीक है, उसने ये कहा कि 1/λ इज इक्वल टू 1/364.6 इंटू 10⁻⁻⁹. ठीक है, नैनोमीटर में जब उसने पुट किया, पहले उसने यहाँ पे जो जे बॉमर ने किया था उसने नैनोमीटर में नहीं लिखा था यहाँ पे, लेकिन बाद में उसने जो रेडबर्ग ने उसको नैनोमीटर में वेवलेंथ को लिखा और एन स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आ जाएगा ओवर एन स्क्वायर. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसने मल्टीप्लाई किया 10⁻⁹ से और नीचे 1/364.6 इंटू 10⁻⁹. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर 1 हो जाएगा -4 ओवर n स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कि 1/364.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 4 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 -1 ओवर n स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ओवर 364.6 1/2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर. ठीक है, इसको मैंने इस तरह किया है. 4 ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहाँ से कैलकुलेट किया. इसको जब सॉल्व किया, मैं इसको डिवाइड किया इसके साथ, तो वी हैव 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर. अब यहाँ जो है इसको पुट कर दिया, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको रिप्रेजेंट किया इक्वल टू, इसको इक्वल किया दैट इज इक्वल टू r 1/2 square minus 1 over n square, where r is equal to is called Rydberg's constant. So this is constant, Rydberg constant. क्योंकि बेसिकली इसको जो है पहले जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था जे बॉमर ने, उसको मॉडिफाई किया जे रिडबर्ग ने, इसलिए जो है इस कांस्टेंट का नेम क्या हुआ? रिडबर्ग कांस्टेंट. So basically, इसको generally for hydrogen atom, Rydberg put this in a more general form. Okay, उसने और इसे general form में put कर दिया, that is 1/λ is equal to r 1/m square minus 1 over n square. ठीक है, with n is equal to, n को क्या कहा कि जो n है that is equal to m plus 1. ठीक है, यहाँ m plus 2 m plus 3. ठीक है, n जो है वो m से
उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, n की वैल्यू m से ग्रेटर होगी। फिर m इज इक्वल टू 2 स्टैंड्स फॉर द बॉमर सीरीज। अगर m जो है वो 2 होता है तो हम इसको कहते हैं कि दैट स्टैंड्स फॉर द बॉमर सीरीज, और बॉमर सीरीज जब होता है तो वी हैव विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन में ये बॉमर सीरीज होती हैं। So later on, 4 more series were observed with hydrogen spectrum, which could be fit into the Balmer-Rydberg formula. These series are, सबसे पहले जो first series है, that is lies in the ultraviolet region. You know that कि ultraviolet region में जो wavelength है वो wavelength जो है वो कम होती है, और इसके बाद जो उसके बाद उस तरह से हम कहते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट रीजन है तो दैट इज लेमन सीरीज, इसको हम कहते हैं, दैट सीरीज इज लेमन सीरीज। 1 over lambda is equal to r 1 over 1 square minus 1 over n square, with n is equal to 2, 3, 4 up to infinity. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है दैट इज इन विजिबल रीजन, दैट इज बॉमर सीरीज। 1 over lambda is equal to r 1 over 2 square minus 1 over n square, with n is equal to 3, 4, 5। मैंने आपको ये कहा था कि जो n है उसकी वैल्यू हमेशा m से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये m है, बेसिकली 2 स्क्वायर की जगह पे अगर आप m स्क्वायर लिखें तो ये n जो है वो m से हमेशा ग्रेटर होगा। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रीजन, that is Gaussian series। 1 over lambda is equal to r 1 over 3 square minus 1 over n square। ठीक है, और उसके बाद है with n is equal to 4, 5, 6। next is for infrared region, that is bracket series or point series। ठीक है, 1 over lambda इसमें क्या होगा, bracket series r is equal to 1 over 4 square minus 1 over n square, with n is equal to 5, 6, 7 up to infinity, and 1 over lambda is equal to r 1 over 5 square minus 1 over n square, with n is equal to 6, 7, 8 up to infinity। ठीक है, इसके बाद ये है कि if n is equal to infinity refers to the series limit of each series। ठीक है, द अबव फार्मूला, अगर हम n जो है वो हम उसको इन्फिनिटी कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त द n इज इक्वल टू इन्फिनिटी रेफर्स टू, जो हमारे पास तब जो है वो सीरीज लिमिट आ जाएगी। ठीक है, द अबव फार्मूलाज कैन बी combined into a single formula of the form। जो above जितना भी formulas हमने अभी डिस्कस किए उसको हम सिंगल फार्मूला के तौर पे ऐसे लिखेंगे, और हम उसे ये कह देंगे कि with n is equal to m plus 1, m plus 2, m plus 3, m plus infinity। ठीक है, तो m plus infinity, यहाँ पे अगर हम infinity पुट कर दें n को, तो फिर हमारे पास ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, और ये टर्म जब ये टर्म ख़त्म हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज़ द सीरीज लिमिट। सो वी नो दैट, अब हम यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एनर्जी की टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो हम यहाँ पे एच सी से इसको डिवाइड कर दें, इसको भी एच सी से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी एच सी सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, एच सी ओवर लेमडा लिख लें, और एच सी ओवर एम स्क्वायर माइनस एच सी ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि एच न्यू एंड एम एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू ई एन माइनस ई एम। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली एनर्जी बन जाएगी। तो हमारे पास ये है कि द एम्पिरिकल Balmer-Rydberg फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू एच सी आर, ये आर अंदर ले गई हूँ मैं और कुछ भी नहीं किया, एच सी आर ओवर एम स्क्वायर माइनस एच सी आर ओवर एन स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू एन एम। इसको मैं इसको आप इस साइड पे ले आए, वी हैव माइनस एच सी आर ओवर एन स्केयर माइनस माइनस एच सी आर ओवर एन स्केयर, कुछ भी नहीं किया, इसको इस साइड पे ले गए, इसको इस साइड पे ले गए। तो इसमें ये होता है कि अगर ये माइनस से इसके साथ तो माइनस का साइन है ना, तो ये इधर आ जाएगा, और इसके साथ प्लस का साइन है तो इसको माइनस माइनस एच सी आर ओवर एम स्केयर। और हमें ये भी पता है कि सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि कंपेयरिंग इक्वेशंस 10 एंड 11, दोनों को 10 जो ये हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी इसको और इसको 11 को कंपेयर अगर करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये और ये जो है वो इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड में जो ई एन है दैट इज इक्वल टू माइनस एच सी आर ओवर एन स्केयर। So En is equal to minus HCr over n square, where n is equal to 1, 2, 3, so on. So for the energies of stationary states of the hydrogen atom, the negative energy shows that the atom is in a bound state. That is, work must be done some external agent to pull it apart against the electrostatic force of attraction between the nucleus, protons and the electrons, ठीक है। यानी बेसिकली नेगेटिव साइन किस वजह से है कि जो हमारे पास बाउंड स्टेट में होता है ना, हमारे पास जो एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड स्टेट में होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है तो उसमें जो है वो बाउंड होता है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है इन ऑर्डर टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, या जो भी है जो मोशन के जो मूवमेंट के लिए हमें work must be done by some external agent to pull it apart against the electrostatic force of attraction, ठीक है। वर्क चाहिए होता है in order to move, in order to pull it apart against the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, ठीक है। ये है, ये तो हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। अब इसको जो है वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है 4.1 एंड 4.2 ये आप लोग देख लेना, वैसे हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप लोग इसको जो है वो देख भी लेना, प्रॉब्लम 4.1 एंड प्रॉब्लम 4.2। अभी मैंने यहाँ पे तो नहीं आपको किया, लेकिन ये है कि इसको आप देख लेना कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, that is the energy added to the atom to remove the electron from its lowest energy level। अब इसमें आपने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करनी है, the energy added to the atom to remove the electron from its lowest energy level, यानी कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from energy required to remove the electron from its lowest energy level. To remove electron from a hydrogen atom, we must supply energy to the atom that will carry the electron from its lowest energy n is equal to 1 to the state n is equal to infinity, ठीक है। ये बेसिकली मुसद्दिक की प्रॉब्लम है 4.1। ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको देखना कि अभी हमने जो किया था कि अगर हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दें तो हमारे पास फिर क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ई एन इज इक्वल टू माइनस एच सी आर ओवर एन स्केयर, अभी हमने कैलकुलेट किया है माइनस एच सी आर ओवर एन स्केयर। अगर n की जगह हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। एनर्जी इन द लोएस्ट स्टेट, अगर हम लोएस्ट स्टेट में कैलकुलेट करें n इज इक्वल टू 1 तो उस वक्त हमारे पास वो ग्राउंड एनर्जी होगी ना, आपको पता है कि जो लोएस्ट एनर्जी को हम ग्राउंड एनर्जी भी कहते हैं, तो वो हमारे पास माइनस एच सी आर ओवर 1 स्क्वायर होगा। पहले हमने इन्फिनिटी स्क्वायर लिखा था, अब हमने 1 स्क्वायर लिखना है,
तो 1 स्क्वायर के लिए हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, माइनस HCr। अब रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि मूवमेंट मोशन कहाँ से है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट n इज इक्वल टू 1 टू द स्टेट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी E इंफिनिटी माइनस E1 इज इक्वल टू 0 माइनस HCr। ठीक है, E इंफिनिटी आपके पास क्या है, 0 है, माइनस HCr, ठीक है, इज इक्वल टू HCr। ये कुछ भी नहीं है, इतना इजी न्यूमेरिकल है। आप लोग जो है वो अपना मुसद्दिक की बुक्स में 4.1 जो है न्यूमेरिकल देख लेना। अब आपने सिंपल बाइंडिंग एनर्जी HCr आपके पास आ गया है, H की वैल्यू पुट करनी है, C की वैल्यू पुट करनी है और R की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी आपने क्या करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इंफिनिटी पे चला गया, और लोएस्ट जो इसकी है लोएस्ट स्टेट कौन सी है, जब n इज इक्वल टू 1, यानी n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, E इंफिनिटी माइनस E। ठीक है, तो इसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, 4.2 व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बॉमर सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट ऑफ द बॉमर सीरीज वी पुट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, जब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जब भी कैलकुलेट करेंगे ना तो हम n इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट ऑफ द बॉमर सीरीज वी पुट n इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम n इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो उसके लिए आपको पता है बॉमर सीरीज के लिए क्या होता है, बॉमर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू हमारे पास 3 होता है। ठीक है, आपको पता है ना बॉमर सीरीज के लिए m जो है वो 2 होता है और n जो है वो 3 होता है। इसको आप देख लेना, m जो है वो 2 के इक्वल होता है और n 3 के इक्वल होता है। तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, लेमडा की आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और जब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए करेंगे तब आपने n को इंफिनिटी पुट करना है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। फॉर बॉमर सीरीज n इज इक्वल टू 3। ये दोनों न्यूमेरिकल्स मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं, मुसद्दिक की बुक में से हैं 4.1 और 4.2, आप लोग देख लेना। तो अगर कोई प्रॉब्लम है हुई तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी न्यूमेरिकल है दोनों। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डेरिवेशन ऑफ द कोहॉर्ट थ्योरी। थैंक्स।